ये स्लाइड स्टडी डिज़ाइन के बारे में है। जो आप रिसर्च करते हैं, तो आप रिसर्च का जो टॉपिक चुन लेते हैं, तो उसके बाद जो आप सोचते हैं, आप उस पे डिसाइड करते हैं कि आप कौन सी टाइप ऑफ रिसर्च डिज़ाइन इस पे करेंगे। ठीक है। तो टॉपिक पे डिपेंड करता है, जो टॉपिक होता है उसके साथ जो सूटेबल स्टडी डिज़ाइन होता है वो आप लेते हो, ताकि अच्छी से मेथडोलॉजी और स्टैटिस्टिकल टूल उस पर अप्लाई हो सके। ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है रिसर्च का। टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन जो है, इसको दो में डिवाइड किया गया है यहाँ पे। ठीक है, ऑब्जर्वेशनल और एक्सपेरिमेंटल। क्वांटिटेटिव की बात की जा रही है, इसमें ऑब्जर्वेशनल और एक्सपेरिमेंटल होते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट नेम से पता चल रहा है, इसमें एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। ठीक है, इसमें आप एक्सपोजर देते हो, किसी चीज़ के एक्सपोजर, जैसे कोई इंटरवेंशन होगी कर ली, कोई ट्रीटमेंट दे दी, कोई मेडिकेशन दे दी, कुछ भी आप दो और उसके बाद ऑब्जर्व करो, तो दिस इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। ठीक है। जबकि ऑब्जर्वेशनल में आप उसके साथ मैनिपुलेशन या एक्सपोजर कुछ नहीं देते और आप सिर्फ ऑब्जर्व करते हो। ऑलरेडी वो बंदा एक्सपोज हो रहा है किसी चीज़ से, आप सिर्फ देखते हो। ठीक है। और आप उस रिसर्च करते हो उस पर, तो उसको ऑब्जर्वेशनल स्टडी डिज़ाइन कहते हैं। तो अब इनको अलग अलग देखते हैं। इधर ये क्लासिफिकेशन की गई है, लेकिन इसमें थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं, वो मिस्टेक्स मैं आपकी करेक्ट कर दूँ। ये जो इधर इंटरवेंशनल लिखा हुआ है, ये एक्सपेरिमेंटल का पार्ट होता है, और ये जो प्रिवेंटिव और डायग्नोस्टिक ट्रायल्स है, ये आरसीटी के पार्ट्स होते हैं। ठीक है। तो ये एक मिस्टेक इधर की हुई है इन लोगों ने। तो ऑब्जर्वेशनल और एक्सपेरिमेंटल, ऑब्जर्वेशनल के अंदर दो आते हैं, डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल। डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, इसमें कंपैरिजन ग्रुप नहीं होता, किसी चीज़ के साथ कंपेयर नहीं किया जाता। एनालिटिकल में आप कंपेयर करते हैं। ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव, जिसमें कोई चीज़ डिस्क्राइब करें हम लोग, जैसे केस रिपोर्ट, एक केस आप रिपोर्ट कर रहे हो कि लेट सपोज कोरोना का एक नया केस आया है, फर्स्ट केस आया है, पहली बार आया हो, तो डॉक्टर कहता है इस बंदे को कोरोना हुआ है, इसके ये सिम्टम्स है, तो वो डिस्क्राइब कर रहा है, और वो पहला जो होता है केस रिपोर्ट होता है। इसी तरह केस सीरीज़ में क्या होता है, एक से ज़्यादा केसेस होती है। कोरोना का एक केस आया, दूसरा केस आया, तीसरा आया, तो सारे जब बयान करते हो तो केस सीरीज़ कहलाता है। कोरिलेशनल, वो रिसर्च जिसमें रिलेशनशिप फाइंड किया जाता है। ठीक है। इस तरह एनालिटिकल, इसमें क्या होता है, एनालिटिकल में जो है, एक तो कंपैरिजन किया जाता है, और साथ ही साथ जो है इसमें एनालिसिस की जाती है फिर। ठीक है। तो इसमें क्रॉस सेक्शनल आता है। क्रॉस सेक्शनल जो है डिस्क्रिप्टिव में भी आ सकता है, उसको डिस्क्रिप्टिव क्रॉस सेक्शनल कहते हैं। ज़्यादातर क्रॉस सेक्शनल डिस्क्रिप्टिव होता है, एनालिटिकल क्रॉस सेक्शनल भी हो सकता है। ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ एनालिटिकल में आती है, जैसे कोहॉर्ट हो गया। कोहॉर्ट में फिर दो टाइप्स है, रिट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव। रिट्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव। अच्छा, तो क्रॉस सेक्शनल हो गया। कोहॉर्ट किसे कहते हैं, कोहॉर्ट जब आप टाइम में आगे की तरफ जाओ, और साथ ही साथ आप एक्सपोजर उसमें देखते हो कि एक्सपोजर की वजह, लेट्स सपोज मैं जानना चाहता हूँ कि स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर होता है कि नहीं, तो मैं दो ग्रुप्स ले लेता हूँ, एक में लोग जो है स्मोकिंग नहीं करे और एक में स्मोकिंग करे, और वक्त के साथ साथ देखता हूँ कि इन दोनों ग्रुप्स में से किसको लंग कैंसर डेवलप हो रहा है और कितना डेवलप हो रहा है, किसको नहीं हो रहा। तो ये कोहॉर्ट प्रोस्पेक्टिव कहलाता है। आगे फ्यूचर की तरफ मैं जा रहा हूँ, अभी से स्टार्ट की स्टडी और आगे की तरफ। इसमें रिट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट भी होती है, जो पीछे की तरफ मैं देखता हूँ कि पीछे के भी बंदे का रिकॉर्ड देखता हूँ कि वो स्मोकिंग करता था कि नहीं, और उसकी वजह से उसे लंग कैंसर हुआ है कि नहीं। तो रिट्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट होता है। केस कंट्रोल जो है वो भी रिट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट के अंदर आ सकता है, क्योंकि केस कंट्रोल ज़्यादातर वो भी टाइम में पीछे की तरफ जाके देखा जाता है, कि यही जो एग्जांपल मैंने दी है स्मोकिंग की, वही केस कंट्रोल की भी थी। ठीक है। अच्छा, अब एक्सपेरिमेंटल है, जिसमें एक्सपोजर दिया जाता है, मैनिपुलेशन की जाती है, उसमें आरसीटीज़ आ जाते हैं, क्वासी एक्सपेरिमेंटल आ जाते हैं, इंटरवेंशनल भी आ जाता है, और प्रिवेंटिव और डायग्नोस्टिक ट्रायल आरसीटी के पार्ट्स हैं। ठीक है। तो ऑब्जर्वेशनल स्टडी डिज़ाइन जो फर्स्ट है, इसको देखते हैं। इसके अंदर ये डिफरेंट टाइप्स स्टडी करते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़, सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में मैंने बताया बयान किया जाता है। इसमें कौन कौन सी थी, इसमें केस रिपोर्ट थी, केस सीरीज थी, कोरिलेशनल थी, और इसके अलावा क्रॉस सेक्शनल भी डिस्क्रिप्टिव आती है। ठीक है। फिर इसके बाद एनालिटिकल देखेंगे, एनालिटिकल ऑब्जर्वेशनल के अंदर आएगी, उसमें क्रॉस सेक्शनल लॉन्गिट्यूडनल देखेंगे। सही है। तो डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ में क्या होता है, डिस्क्राइब करता है एक चीज़ को, पैटर्न ऑफ डिजीज़ हो सकता है, इसके अलावा उसकी इन रिलेटिव टू एज, प्लेस, टाइम एंड अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के साथ उसका क्या वो है। ठीक है, डिजीज़ का। तो रिस्क फैक्टर्स के फाइंड करने के लिए ज़्यादातर ये वाली स्टडीज़ की जाती है। ठीक है। अब जिस तरह आपका कोई रिसर्च आप कर रहे हो,
तो आपका उसमें रिस्क फैक्टर फाइंड करना है तो आप डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ की तरफ भी जा सकते हो। तो इसमें भी इन्होंने एक मिस्टेक की हुई है। मिस्टेक ही ये की गई है कि ये जो डिस्क्रिप्टिव क्रॉस सेक्शनल सर्वेज होता है ये भी पॉपुलेशन बेस्ड होती है, क्योंकि इसमें इंडिविजुअल्स से ज़्यादा होते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा एक सैंपल लिया जाता है, जिसमें सैंपल ले लेना तो पॉपुलेशन बेस्ड कहलाता है। ठीक है, इंडिविजुअल बेस्ड मतलब एक बंदे से किया या 3-4 लोगों से किया तो इंडिविजुअल बेस्ड कहलाता है। तो केस रिपोर्ट होती है, केस सीरीज जैसे मैंने आपको बताया वो एक एक बंदे से लिया जाता है। क्रॉस सेक्शनल सर्वेज आप पॉपुलेशन में से एक सैंपल ले लेते हो तो वो पॉपुलेशन बेस्ड कहलाता है। इसी तरह कोरिलेशनल भी पॉपुलेशन बेस्ड होती है। केस स्टडी मैंने आपको बता दिया कैसे कहते हैं। इसी तरह केस सीरीज भी मैंने आपको बता दिया। कोरिलेशन स्टडी का भी मैंने आपको बता दिया। डिस्क्रिप्टिव क्रॉस सेक्शनल सर्वेज की टाइप्स के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है कि ये इसके क्या फ़ायदे हैं। डिस्क्रिप्टिव क्रॉस सेक्शनल सर्वेज जो है ये एक ही टाइम पे जो है ये सारी पॉपुलेशन का जो सैंपल होता है उसे आप डेटा इकट्ठा कर लेते हो और उसको फिर स्टडी करते हो। ठीक है, तो इसमें आप देखते हो फैक्टर्स ऑफ इंटरेस्ट को देखते हो, उनसे पूछते हो और वो इकट्ठे कर लेते हो डेटा और उस पर फिर स्टैटिस्टिक अप्लाई करते हो। ये ज़्यादातर आपको प्रेवेलेंस के बारे में बताता है। ठीक है, तो आपने अगर कोई स्टडी करना चाह रहे हैं, टॉपिक आपने बना लिया प्रिवेलेंस के बारे में करना चाह रहे हैं, तो आप डिस्क्रिप्टिव क्रॉस सेक्शनल सर्वे कर सकते हैं। अब एनालिटिकल आ गया। डिस्क्रिप्टिव में हमने केस सीरीज पढ़ ली, केस रिपोर्ट पढ़ लिया, इसके अलावा कोरिलेशनल और साथ ही साथ क्रॉस सेक्शन। अब एनालिटिकल में हमने पढ़ी थी, उसमें दो थी, क्रॉस सेक्शन एंड कोहॉर्ट। कोहॉर्ट में ना सॉरी लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल के अंदर फिर कोहॉर्ट और केस कंट्रोल था। तो ये ज़्यादातर कॉज और रिस्क फैक्टर्स के लिए की जाती है एनालिटिकल स्टडी। ठीक है, क्योंकि इसमें एक साथ ही कंपैरिजन करे किसी चीज़ के साथ, तो इससे हमें पता चल जाता है कि कॉज इसमें, लेट सपोज स्मोकिंग है, अगर मैं सिर्फ कंपैरिजन इसमें ना करूँ किसी और नॉर्मल बंदे के साथ ना करूँ जो कि स्मोकिंग नहीं कर रहा, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि सिगरेट की वजह से ही लंग कैंसर हुआ है। कंपैरिजन करूँगा, दूसरा बंदा एक हेल्दी है, दूसरा भी हेल्दी है, एक स्मोकिंग कर रहा है एक नहीं कर रहा। अगर स्मोकिंग जो कर रहा है उसे लंग कैंसर हुआ है तो, और जो नहीं कर रहा उसे नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि स्मोकिंग इज़ द रिस्क फैक्टर और कॉज ऑफ लंग कैंसर। ठीक है, तो कंपैरिजन जब होगा तो उसकी बेसिस पे हम कॉज या रिस्क फैक्टर मालूम कर सकते हैं। तो इसमें कंपैरिजन किया जाता है। ठीक है, एनालिटिकल है, इसमें कोहॉर्ट हो गया, एनालिटिकल क्रॉस सेक्शनल सर्वे, या इसके अलावा केस कंट्रोल। ये केस कंट्रोल और कोहॉर्ट दोनों लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। तो एनालिटिकल क्रॉस सेक्शनल सर्वे में एक ही टाइम में डेटा लिया जाता है दो ग्रुप से। इससे जो पहले डिस्क्रिप्टिव क्रॉस सेक्शनल सर्वे था उसमें एक ग्रुप था, उसमें कंपैरिजन का ग्रुप नहीं था, इसमें कंपैरिजन का ग्रुप है। तो ये फ़र्क है। केस कंट्रोल में क्या होता है, एक केस होता है एक कंट्रोल। देखिए नेम से देखिए, केस है कंट्रोल। केस मीन्स, अब जैसे कि मैं पता लगाना चाह रहा हूँ स्मोकिंग से लंग कैंसर हो जाए कि नहीं, तो स्मोकर्स जो है वो केस है, स्मोकर इज़ अ केस। या लंग सॉरी इसमें जो है पीछे की तरफ जा रहे हैं हम लोग, तो ऑलरेडी पीछे वाले लोगों से डेटा लेंगे, तो पीछे वाले लोग से डेटा लेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि हम लोगों को ये पता होगा कि एक बंदे को लंग कैंसर हुआ हुआ है एक को नहीं हुआ हुआ। उनसे हम लोग डेटा लेंगे कि अच्छा आप स्मोकिंग करते थे कि नहीं, दोनों ग्रुप से। ठीक है, तो इसमें केस क्या हुआ, लंग कैंसर केस हुआ। कंट्रोल क्या हुआ, जिनको लंग कैंसर नहीं है, आपने ये दोनों से डेटा लिए और पता लगाती है कि स्मोकिंग इज़ द रिस्क फैक्टर और नॉट। ठीक है, तो रिट्रोस्पेक्टिव होता है, रिट्रोस्पेक्टिव मतलब वक्त में पीछे की तरफ आप डेटा लेते हैं। अभी जो है, अभी अगर अब मैं चला जाऊँ रिकॉर्ड्स में और जाके या किसी बंदे के पास जाके पूछूं कि आपने पीछे पीछे क्या किया, पास्ट में क्या करते रहे, तो वो रिट्रोस्पेक्टिव कहलाता है। अगर मैंने आज से रिसर्च शुरू की और मैं जो है कहूँगा कि कल मैंने डेटा लेना है, फिर उसके बाद परसों लेना है, आगे आगे जाके लेते रहना है मैंने डेटा, तो वो फिर प्रोस्पेक्टिव कहलाएगी। ठीक है, तो केस कंट्रोल ज़्यादातर रिट्रोस्पेक्टिव होती है और रिट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट के अंदर भी आ सकती है और ये रिस्क फैक्टर के लिए ज़्यादातर होता है। और इसके अलावा प्रेवेलेंस को भी मालूम कर सकता है, सॉरी प्रेवेलेंस के थ्रू जो है ये रिस्क फैक्टर्स को मालूम कर सकता है। अब ये अगर आप देखें स्टडी, एक केस है और एक कंट्रोल ग्रुप लिए इन्होंने। ठीक है, अब मैं करना चाह रहा हूँ केस कंट्रोल स्टडी, तो मैं चला जाऊँगा 20, लेट सपोज 20 लोग मैं लेता हूँ स्मोकर्स, तो ना सॉरी लंग कैंसर वाले, लंग कैंसर जिनको वो है वो क्या हुआ केस, तो 20 पीपल मैंने केसेस में रख लिए। ठीक है, 20 लोग इधर है, और कंट्रोल में मैंने जिनको लंग कैंसर नहीं है
20 लोग मैंने वो ले लिए, 20 लोग इधर लिए, 20 लोग उधर, और उनसे मैं हिस्ट्री लेता हूँ। उनसे मैं कहता हूँ कि आप स्मोकिंग करते थे कि नहीं, तो स्मोकिंग इज़ अ रिस्क फैक्टर, ठीक है। तो अगर वो करते थे तो स्मोकिंग का मैं इधर लिख दूंगा कि इसमें से इतने लोग स्मोकिंग करते थे और इतने लोग नहीं करते थे। इसी तरह जिनको लंग कैंसर नहीं है उनमें कितने लोग स्मोकिंग करते थे और कितने लोग नहीं करते थे, और फिर कंपैरिजन करता हूँ कि अगर केस वाले जो लंग्स कैंसर वाले लोग हैं उसमें अगर स्मोकिंग करने वाले स्मोकर्स की तादाद ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि स्मोकिंग इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर लंग कैंसर। तो इससे हमें ये पता चल जाता है, ठीक है। अब यही एग्जांपल्स दिए हुए। क्राइटेरियाज के लिए क्या होनी चाहिए, जब आप केसेस सेलेक्ट कर रहे हो तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, और हॉस्पिटल या क्लिनिक बेस्ड पॉपुलेशन से ज़्यादातर केसेस लिए जाते हैं। जैसे लंग कैंसर के पेशेंट से हॉस्पिटल या क्लिनिक बेस्ड पॉपुलेशन से लिए जाते हैं। और कंट्रोल्स को भी आपने आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। जनरल पॉपुलेशन की रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए। आपकी जो टारगेट पॉपुलेशन है ना, जिस पे आप रिसर्च करना चाह रहे हो, उसी के रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, ठीक है। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। केस कंट्रोल के एक एडवांटेज, एक कोहॉर्ट के निस्बत जो है, कोहॉर्ट फ्यूचर की तरफ जाते हैं। हम लोग आज लिया, परसों लिया डेटा, फिर आगे जाके 4-5 दिन बाद फिर से लिया, तो वो एक्सपेंसिव होती है और काफ़ी टाइम लेती है, ठीक है। ये जो है रिलेटिवली चीप क्विक तरीका है और एफिशिएंट तरीका है। इग्नोर द स्पेलिंग ऑफ चीप। अच्छा, तो इसमें स्मॉल स्टडी पॉपुलेशन भी रिक्वायर्ड होती है, और रेयर डिजीज़ के लिए जो बहुत कम जिसके पेशेंट्स होते हैं तो उनके लिए फिर केस कंट्रोल अच्छा रहता है, क्योंकि इसके लिए कम पॉपुलेशन चाहिए। डिसएडवांटेजेस के क्या है, इंसिडेंट्स के बारे में ही नहीं बताता, जबकि कोहॉर्ट आपको और स्टडीज़ जो है इंसिडेंट्स के बारे में बता सकती है, ठीक है। और एक डिजीज़ एट अ टाइम इसमें स्टडी कर सकती है, कोहॉर्ट में ऐसा नहीं है। अच्छा, हेल्दी पॉपुलेशन, इसमें क्या होता है कोहॉर्ट स्टडी में आपने दोनों लोग ऐसे लिए हैं कि जिनको लंग कैंसर नहीं है, और आप चेक करना चाहते हो कि क्या स्मोकिंग से लंग कैंसर होगा। लेट्स सपोज एक ग्रुप वाले पेशेंट्स, एक ग्रुप वाले हेल्दी पॉपुलेशन और दूसरी ग्रुप वाले हेल्दी पॉपुलेशन, एक ग्रुप स्मोकर्स है, दूसरी ग्रुप नॉन स्मोकर है, और दोनों को लंग कैंसर नहीं है, और दोनों को वक्त के साथ साथ देखते हैं कि कौन से वाले ग्रुप में ज़्यादा लोगों को लंग कैंसर होता है। अगर स्मोकर्स वाले ग्रुप में ज़्यादा लोगों को लंग कैंसर होता है तो फ्यूचर में जाके, तो इसका मतलब है कि स्मोकिंग रिस्क फैक्टर है। तो इसमें डिजीज़ की डेवलपमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिखती है, ठीक है। तो रिस्क फैक्टर के बारे में ज़्यादातर ये प्रोवाइड करते हैं डेटा, इंसिडेंट्स के बारे में भी बता सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें रिस्क फैक्टर एक ग्रुप मैंने ले लिया जिसमें स्मोकिंग है, रिस्क फैक्टर स्मोकिंग ना, और एक में रिस्क फैक्टर नहीं है, मतलब एक ग्रुप वाले स्मोकर्स नहीं है, एक ग्रुप वाले स्मोकर्स हैं, और बाद में देखते हैं कि कितने लोगों को लंग कैंसर हुआ, कितने को नहीं हुआ। इसमें भी देखते हैं कितने को हुआ, कितने को नहीं हुआ, और फिर कंपैरिजन करके पता लगाते हैं कि क्या रीज़न थी, ठीक है। एडवांटेजेस के क्या है कि ये एक से ज़्यादा डिजीज़ एट अ टाइम स्टडी की जा सकती है। दूसरी एडवांटेज, इसमें इंसिडेंस भी मालूम किया जा सकता है, जबकि ये बहुत प्रोलॉन्ग्ड और एक्सपेंसिव होते हैं और लॉस ऑफ फॉलोअप होता है। मतलब वक्त के साथ साथ पेशेंट्स जो है बीच में से गायब हो जाते, कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हम नहीं कर सकते। पेशेंट नहीं, सब्जेक्ट, ठीक है। तो अब एडवांटेज डिसएडवांटेज में लिखी हुई आप देख लेना। अब इंटरवेंशनल स्टडी ये इसके अंदर नहीं आती, इसको मैं डिस्कस नहीं करता। अच्छा, एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिज़ाइंस, एक्सपेरिमेंट जब करते हैं, ऑब्जर्वेशनल तो ख़त्म होगी, ऑब्जर्वेशनल में हमने एनालिटिकल और डिस्क्रिप्टिव पढ़े, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंटल में क्या है, क्रॉस वो आ गया, क्या कहते हैं, आरसीटीज़ आ गई। इसके अलावा क्वासी एक्सपेरिमेंटल, तो हम इसमें क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देखते हैं और उसकी कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं, आउटकम, मतलब उससे क्या आउटकम आता है। जैसे कि मैंने एक ड्रग दे दिया, लेट सपोज मेरे पास दो ग्रुप्स है, आरसीटी की बात करता हूँ, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, उसमें मेरे पास दो ग्रुप्स होते हैं। एक ग्रुप में 20 लोग हैं, दूसरे ग्रुप में 20 लोग हैं। एक में ट्रीटमेंट दूंगा, एक में नहीं दूंगा। एक में मैंने ड्रग दे दिया, दूसरे में ड्रग की जगह कोई और ऐसी चीज़ दी जो कि ड्रग ना हो, प्लेसिबो जिसे कह सकते हैं, या शैम इंटरवेंशन कह सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ड्रग दे दी एक ग्रुप में और एक ग्रुप में नहीं दी, और देखता हूँ कि ड्रग से कोई इफेक्ट आ रहा है इन पेशेंट्स में और दूसरे वाले में कोई इफेक्ट आ रहा है कि नहीं। अगर ड्रग से वाले ग्रुप में इफेक्ट आ रहा है तो इसका मतलब ड्रग की वजह से इफेक्ट आ रहा है, जबकि अगर दूसरे वाले में नहीं आ रहा तो इसका मतलब ड्रग काम कर रहा है, ठीक है। जिसमें ट्रीटमेंट देते हैं उसको ट्रीटमेंट ग्रुप कहा जाता है या इंटरवेंशन ग्रुप कहा जाता है, जिसमें नहीं देते उसको कंपैरिजन या कंट्रोल ग्रुप कहा जाता है। इसमें दो टाइप्स है,